So we will start with the today's our discussion about what is believing, achieving, and succeeding. Believe, achieve, create, inspire. This is our will topic for today's evening. Our discussion that is believe, achieve, create, inspire. Okay. बड़ा सोचो, उसको हासिल करो, उसको बनाओ और दूसरों को फिर इंस्पायर करो. ये आज हमारा रहेगा डिस्कशन. ओके. ये आप अब मुझे पहले से ही जानते हो, तो ज्यादा इंट्रोडक्शन में दूंगा नहीं. आप मुझे जानते हो पहले से. तो फ्यूचर वेलकम टू प्रेजेंट, ये एक ऐसा कोटेशन है जैसे आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है ये समझने में और इजी भी हो सकता है. फ्यूचर वेलकम टू प्रेजेंट, ये कैसे हो रहा है? देखो, आप जो है बच्चे जो आज हम मुझे सुन रहे हैं, वो हमारे देश के भविष्य है. यू आर ऑल फ्यूचर्स ऑफ आवर कंट्री एंड यू आर इन प्रेजेंट एंड वी आर वेलकम यू टू दिस प्रेजेंट एंड वेलकम टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस. और यहाँ पे जो हैपन हो रहा है वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, इसीलिए फ्यूचर वेलकम टू द प्रेजेंट. देन एक फैक्ट से शुरू करता हूं हमेशा से. जैसे एक फैक्ट होता है, क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड. ओके, कितना इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हमारा है वर्ल्ड में. तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर किसको पता है तो मैं बता देता हूं. देयर आर अबाउट 7.5 मिलियन इंजीनियर्स एंड इंटरेस्टिंग फैक्टर 1/4 आर इंडियन. जो 7.5 मिलियन है उससे 1/4 पर्सन इंडिया के है. और डॉक्टर्स जो है वो 10 to 15 मिलियन डॉक्टर्स है. और कितना शॉर्टेज हो रहा है वो है 4.3 मिलियन शॉर्टेज इन द होल वर्ल्ड. ओके, तो नंबर इज वेरी हाई. द शॉर्टेज numbers are also very high. Similarly, good engineers are also shortage in many parts. Okay, then the next question is which countries has the most doctors? The answer is Russia and the ratio is 4.31 फिजिशियंस पर 1000 में आपका अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 डॉक्टर आते हैं रसिया में. उसके बाद आते हैं स्पेन में और यहाँ पे होता है 3.96 पर 1000. और इंडिया में कितना डॉक्टर्स है? इसका वैल्यू है आपके पास 13 lakhs डॉक्टर्स इन इंडिया. एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया? 1.130 crores. ओके, तो ये देखो बहुत ही कम नंबर्स है. मतलब 130 crores पॉपुलेशन को सिर्फ 13 lakhs डॉक्टर्स. तो इंडिया में बहुत शॉर्टेज है. और आपको भी ये न्यूज चैनल से भी पता चल रहा होगा, अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, you can see that how many there are always a debate in the talk show that so many doctors are not available, we are not able to provide treatment due to lack of doctors. तो ये नंबर शॉर्टेज है. हमारे पास इतना डॉक्टर्स बनाने की कॉलेजेस नहीं है, इतना हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं हर साल. अप्रोक्सीमेटली हर साल 40 से 50 हजार डॉक्टर्स ही हम ग्रेजुएट होते हैं ऑल इंडिया बेसिस पर. लेकिन वहां पे नीड हमारा 4 to 5 lakhs होता है या फिर उससे ज्यादा होता है. तो हम उसका 0.1% या फिर 1% में बिलो रहते हैं. तो इस नंबर से हमें क्या पता चलता है कि क्योंकि ये जो कंट्री डेवलप्ड है, रशिया जो डेवलप्ड है, उसको डेवलप्ड बनाने के लिए बहुत सारा रोल इंजीनियर का रहा, उसके हेल्थ फैसिलिटीज डॉक्टर्स का रहा. तो ये जो कंट्रीज का ग्रोथ होता है दैट डिपेंड्स ऑन डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड मोर प्रेस्टिजियस. ये है कि क्या होता है डॉक्टर इंजीनियर में, कि वो होता है कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे चीजें उनके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए उनको बहुत एक प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को. Next thing, what we'll study about today, what will be our overview? I'll tell about strategies, again about timetable, different careers, throwing away confusion and building clarity, and finally the winning attitude. Today I'll talk about the strategies and timetable. I've given you a brief overview in my previous session, but आज मैं आपको एक डिटेल ओवरव्यू दूंगा कैसे हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, क्या आप करते हो, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए. ये सब चीजें मैं डिटेल में आज बताऊंगा, पूरा डीप जाऊंगा. मेरा पहला सेशन जो था एक ओवरव्यू था कि आपको गोल्स कैसे करना होता है, ड्रीम्स को अचीव कैसे कर सकते हो, ड्रीम और गोल्स क्या है, नीड क्या है, डिजायर्स क्या है. अब ये जो मेरा सेशन रहेगा, ये सेशन में मैं बात करूंगा कि about the today's strategies, timetable to follow for this science stream or any other stream. After that, after what will happen after you complete this 2 years, all these things we'll discuss in details. Okay, first thing, if you are having pen or copy or bring it, write the 3 steps formula.
ओके, द फर्स्ट स्टेप इज रिवाइव योर लॉन्ग फॉरगेटन ड्रीम। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो लॉन्ग फॉरगेटन ड्रीम होता है, ये लॉन्ग फॉरगेटन ड्रीम, ये फ्रेज क्या है कि आप जब छोटे थे, आपको स्कूल में आपको टीचर्स पूछते हैं कि जैसे आपको पूछते हैं कोई भी नाम है, निहार, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, your Pavitra, what you want to become in your life, all these questions you are facing when you are in the school। और आपके मम्मी पापा भी पूछते हैं कि तू बड़ा होके क्या बनना चाहता है, घर में जो आंटी अंकल आते हैं वो भी पूछते हैं कि तुम क्या बनोगे, तो तुम बोलते थे कि एक ही झट में बोल देते कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, वो एक फ्लो में आ जाता था। लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े होते रहे, आपको लगा कि ये चीजें होगा ही नहीं, ये बहुत मुश्किल है, साइंस बहुत मुश्किल है, आर्ट्स बहुत मुश्किल है, या फिर आईएएस बहुत मुश्किल है। तो आपने क्या हुआ कि आपके अंदर एक डर पैदा हुआ, तो उस डर को आप अवॉइड कीजिए। तो जो लॉन्ग फॉरगेटन ड्रीम आप जो भूल गए हो, बचपन में जो बोल रहे थे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो ड्रीम को पहले से फिर से लाना है आपके पास। ओके, सो इट इज द फर्स्ट स्टेप, रिवाइव योर लॉन्ग फॉरगेटन ड्रीम। ओके, अचीविंग ड्रीम्स इज नॉट ए बिग डील, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ बिलीफ। लोग पूछते हैं कि ड्रीम्स को अचीव करना क्या एक बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात नहीं है। पहला चीज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बिलीफ लाना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन बिकम, आई विल डू इट, आई कैन डू, आई एम डूइंग इट। ये जब चीजें, आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आएगा, तो ये चीजें आपको एक स्टेप आगे लेके जाएगा। यस, you are in a right track, and it is, you have got the belief to achieve your dreams। so achieving dreams is not a big deal। and dreams, and फिर क्या होता है कि आपका ये जो ड्रीम्स, क्या होता है कि ड्रीम्स कैन बी ए अचीवेबल एक्शन by your belief system। what are your belief system saying? yes, I will do it। योर कॉन्फिडेंस विल गिव यू एनर्जी टू गो अहेड। तो ये ड्रीम्स को क्या करना पड़ता है, सेंटर में रहता है ड्रीम्स, देख सकते हो पिक्चर में, सेंटर में रहता है ड्रीम्स, और आपको कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ेगा, उसको रिवाइव करना पड़ेगा, रिमाइंड करना पड़ेगा, डबल रिमाइंड करना पड़ेगा, क्रॉस रिमाइंड करना पड़ेगा, री रिमाइंड करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये बनना है, मुझे आईआईटी जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। ये सब चीजें आपको कॉन्स्टेंटली रिवाइव करके, रिमाइंड करके, री रिमाइंड करके, डबल रिमाइंड करके, क्रॉस रिमाइंड करके आपको ड्रीम्स को कॉन्स्टेंटली आपके अंदर फीड करना होता है। तो ये पहला चीज होता है कि रिवाइव योर लॉन्ग फॉरगेटन ड्रीम। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ बिलीफ, यू हैव टू बिलीव, यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई एम डूइंग इट। ये चीजें आपके अंदर पहले से आना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं, प्रिसाइजली डिफाइन योर ड्रीम। बहुत ही माइन्यूटली डिफाइन करिए अपने ड्रीम को कि मेरा ड्रीम क्या है। क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। ओके, क्लैरिटी क्या होता है, देखिए, एक जो क्लैरिटी होता है कि हम, हाँ मुझे आज सुबह उठना है, मुझे ये करना है, उसके पहले आप जो क्लैरिटी लाते हो, ये आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आता है। ओके, तो सिमिलरली इस ड्रीम को भी आप प्रिसाइज करिए कि हाँ ये मुझे 2 साल का ड्रीम है, ये मेरा लाइफ का ड्रीम है, दिस इज ओनली, दिस इज द स्मॉल थिंग, दिस इज द मेन थिंग आई वांट टू अचीव। सबको आप क्या कर सकते हो, बाकी सब चीजों को अवॉइड करके सिर्फ प्रिसाइज रखिए अपने ड्रीम को, वेरी स्पेसिफिक अबाउट द ड्रीम। मुझे 2 साल में ये करना है, 4 साल में ये करना है, 5 साल में ये करना है, 10 साल में अपना घर, अपना गाड़ी, ये हमारा ड्रीम कार, ड्रीम डेट, ड्रीम घर, ये सब चीजें मुझे बनाना है। ओके, ये जो प्रिसाइजली आप जब लिखते हो उस चीजों को, वहां से क्लैरिटी आता है, क्लैरिटी से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो पहला चीज होता है कि आपको क्या करना है कि डिजाइन, पहला आता है आपका डिजाइन, फॉर्म में लिखिए उसको क्या करना है, फिर उसको एक शेप दीजिए कि हाँ मुझे इस तरह मेरा रोड मैप होगा, मैं इस तरह, मैं यहाँ पे अपने आप को फिट करना चाहता हूँ, इस जगह पे जाना चाहता हूँ। फिर एक शेप मिलेगा, उसको उसको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म के बाद एक विजुअल इमेज आएगा आपके दिमाग में, फिर आपका प्रोटोटाइप तैयार होता है। जैसे आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से पहले क्या होता है कि एक इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन के बाद एक रफ वर्क होता है पेपर के ऊपर, फिर उसको एक शेप दिया जाता है, ये ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखेगा। फिर कंप्यूटर डिजाइन्स में हम जाते हैं, विजुअल्स क्रिएट करते हैं, फिर उसको प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो लाइफ में भी ऐसा चीज होता है कि आपको क्या करना है, फॉर्म लाना है, डिजाइन करना है, शेप देना है, फॉर्म करना है, फिर विजुअल, फिर प्रोटोटाइप। ये सब चीजें से आपका क्लैरिटी आएगा। पहला होता है विजुअलाइज, अपने आप को वहां देखिए कि हाँ मैं इस बड़े कॉलेज में जा रहा हूँ,
उसके शेप में आपको शेप क्या होगा, आपका पोस्चर क्या होगा, आप कौन से ड्रेस पहनोगे, ये सब चीजें, आपका कौन सा किताब लोगे क्या होगा, ये शेप में आना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए एक पास उसके, हाँ एक एग्जिस्टिंग होना चाहिए, नहीं कि आपको एक धुंधला सा मत दिखाई दिए, मतलब क्लैरिटी होगा। फिर कलर क्या होगा, प्रिसिजनस, प्रिसीजन होता है, प्रिसीजन मतलब तुम एक्यूरेट के कितना करीब जा रहे हो, वो होता है प्रिसीजन। ये एरर और मेजरमेंट डायमेंशन जब चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तो प्रिसीजन और एरर के बारे में बताया जाएगा। प्रिसीजन का मतलब और एक्यूरेसी के मतलब डिफरेंस क्या होता है कि प्रिसीजन मतलब तुम कितना एक्यूरेट के पास जा रहे हो। एक्यूरेट मतलब एक एग्जिस्टिंग वैल्यू होता है, हर बार एक्यूरेट का वैल्यू आएगा वो पता नहीं होता है। प्रिसीजन मतलब एक मान लो 1.5 मेरा एक्यूरेट वैल्यू है, तो तुम्हारा कंटिन्यूअस जो एक्सपेरिमेंट का वैल्यूज है कहीं 1.49, 1.495 ऐसे कुछ वैल्यूज बहुत बार आ रहा है, तो मतलब आप प्रिसाइज हो, आप अपने काम को लेके प्रिसाइज हो, आपने कहीं गलती नहीं किया है, आपने कंटिन्यूअस पाथ फॉलो किया है, ये सब चीजें वहां से आता है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है कि क्लैरिटी और कंफ्यूजन के बीच एक डिफरेंस होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द क्लियर माइंड एंड ए डाउटफुल माइंड? क्लियर माइंड मतलब, हाँ आपको कोई पूछेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि केटीएस का मार्क कैसा हुआ था, दो बच्चों ने कहा था कि हाँ सर ऐसा इजी हुआ था, कोई 55 अटेंड किया था, 59 अटेंड किया था, बाकी किसी बच्चों से मैं पूछा तो उनका उत्तर नहीं आया। तो क्या होता है कि इसमें जो बच्चे जो पूछे बोले थे, दो उनका जो 55 59 वो उनका क्लियर था, वो क्लियर थे, हाँ ये मेरा किया हूं, ये होता है। तो शायद दूसरे बच्चों का क्या हो सकता है कि उनका डाउट भी होता है कि हाँ ये मेरा डाउट भी होता था कि हाँ क्या बोलूं यहाँ पे नहीं बोलूं। तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा डाउट रहता है तो आपको परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम होता है। योर डाउट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम इन योर परफॉर्मेंस। ओके, तो क्लियर माइंड क्या होता है कि उसके पास एक डिस्टिंक्ट गोल होता है, एक डिस्टिंक्ट विजन होता है। लेकिन जो डाउटफुल माइंड होता है वो कंफ्यूज्ड होता है, ये करूं या वो करूं, यस और नो। जैसे आपको दोस्त को बोलते हो यार आज तो आएगा शाम में, वो बोलेगा हाँ नहीं नहीं, ऐसे कुछ बोलेगा कि हाँ आपको कंफ्यूज लगेगा, यार यार ये हमेशा कंफ्यूज रहता है। फिर आप बोलते हो कि आप, जो क्लियर माइंड होता है वो डिसीजन झट से लेता है, हाँ मुझे ये कॉलेज में जाना है, मुझे या किस में एडमिशन करना है, मुझे पढ़ना है, यहाँ पे अच्छा ही पढ़ाई होती है, ये सब चीजें वो डिसीजन क्लियर माइंड वो जल्दी ले जाते हैं। लेकिन जो डिसीजन है वो पुअर डिसीजन कैसे होगा कि आपको हाँ यार मैं यहाँ पे एडमिशन लूंगा या फिर दूसरे जगह लूंगा, तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और क्या होता है कि जो क्लियर माइंड वाले होते हैं वो अपना डिजाइन, अपने जर्नी का, पाथ का जर्नी का अपने डिजाइन खुद करते हैं। ओके, वो हेल्प लेते हैं लेकिन अपना पाथ खुद लिखते हैं, वो अपने आप को खींच के लेते हैं। लेकिन जो डाउटफुल माइंड होता है वो प्लानिंग में फेल किया कर जाता है, फिर उसका सक्सेस रेट नहीं कम हो जाता है। ओके, और जो क्लियर माइंड होता है उसके पास परफेक्शन होती है और वो टाइम बाउंड में काम करना जानता है। हाँ मुझे कल एग्जाम है, आज मेरे इतने चैप्टर्स खत्म करना है, या फिर इस एग्जाम्स की तैयारी के लिए मुझे कैसे करना है ये मैं पहले से कर चुका हूँ, या फिर उसको मैं टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ, ये क्लैरिटी से आता है। ओके, लेकिन यहाँ पे डाउटफुल माइंड में नहीं होगा। और क्लियर माइंड क्या करता है, क्लियर टेक्स एवरी स्टेप करेक्टली, वो हमेशा क्या करता है कि एवरी स्टेप करेक्टली लेता है, जो भी डिसीजन लेगा अच्छा होगा, हाँ यार मेरा यहाँ जाना है बहुत अच्छा, उसका प्लानिंग बहुत सही रहता है। और ये क्या होता है कि डाउटफुल माइंड जो होता है तो क्या होता है कि फेल्स इन टेकिंग बोल्ड स्टेप्स। जब आप डिसाइड नहीं करोगे कौन से रास्ते में जाओगे तो कंफ्यूजन आएगा। फिर जब वहां पे आपको चूज करना होता है दो रास्ते में से कहाँ जाओगे, तो फिर वहां से कंफ्यूजन आता है, क्लैरिटी नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लैरिटी इज पावर। तो ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से मान के चलिए, क्लैरिटी इज पावर, क्लैरिटी रहना चाहिए। हाँ मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है, ये मेरा डिसीजन है क्योंकि ये मुझे अच्छा चीज देंगे, मैं उसको अच्छे से लेके जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा 2 साल, अपने आप को अच्छे से बोलूंगा कि ये मेरे पास एक क्लियर माइंड है, गोल सेट है, ये सब चीजें मुझे आगे लेके जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट क्लैरिटी वर्सेस कंफ्यूजन। थर्ड वन इज बिल्ड योर मेंटल मैप्स विथ न्यूरो पाथवेज। क्या होता है कि आपका ये जब आप मैप्स बनाते हो दिमाग में कि मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है, वहां से क्या होता है कि एक न्यूरोलॉजिकल पाथवे बनाता है। मैं यहाँ पे साइंस की बात कर रहा हूँ,
यहाँ पे कोई एक कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये इट हैज अ साइंस, इट हैज, यहाँ पे लोग रिसर्च कर रहे हैं और ये इट इज अ फुल प्रूवन मेथड। जब आप एक मैप्स बनाते हो ना, जब चीजों जहां पे जाना चाहते हो उसका दिमाग में जब आपका मैप बनता है, तो वो रास्ता आपको क्लियर दिखाई देता है, कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। आपका गोल क्लियर है तो आप रास्ता अपने आप ढूंढ लोगे। तो ये क्या होता है कि अपने अंदर इट क्रिएट्स ए न्यूरोलॉजिकल पाथवेज इन योर ब्रेन, वो ब्रेन में आपका एक न्यूरोलॉजिकल पाथवे बन जाता है जो उसको ड्राइव करता है आगे जाने के लिए। आप आगे उस डायरेक्शन में जा सकते हो, आपको आगे लिया जा सकता है। ये आपका ब्रेन आपके पास एक पॉजिटिव अफर्मेशन लेके आता है, पॉजिटिव इंपैक्ट लेके जाता है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि ये क्वेश्चंस जब दिया जाता है, कि असाइनमेंट्स दिया जाते हैं, तो बोल जाते हैं कि सर इतने दिन में ये इम्पॉसिबल होता है। तो ये एटीट्यूड को आपको बदलना है। ओके, नेवर से इट इज इम्पॉसिबल, ऑलवेज थिंक हाउ इट कैन बी मेड। ओके, जो भी काम आपको दिया जाता है, चाहे वो पढ़ाई में हो या फिर घर में देते हो या फिर कहीं पे भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आगे जाके कहीं आगे जाके काम करोगे, ये सब चीजें क्या होता है कि आपको असाइनमेंट्स दिया जाएगा, टास्क दिया जाएगा। बहुत बड़ी क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि उसका सॉल्यूशन देख दीजिए हमें। तो ये सॉल्यूशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर कहीं पे भी डॉक्टर के फील्ड में जाते हो, तो एक पेशेंट आएगा, उसको क्रिटिकल केस होगा, तो आप वहां पे इम्पॉसिबल बोल दोगे तो क्या होगा फिर? वो जो पेशेंट होगा उसको फिर क्या होगा कि वो दिक्कत में आ जाएगा, उसका मनोबल टूट जाएगा। इसलिए नेवर से इट इज इम्पॉसिबल, ऑलवेज थिंक हाउ इट कैन बी डन, how it can be made and how it is possible, always go for the possible pathways। ये तभी होगा जब आप अपने अंदर से स्ट्रांग होंगे। ओके, डू नॉट चेंज द गोल, इंक्रीज द एफर्ट। ये हमेशा मैं बोलता हूं, जब भी आपका रास्ता खराब होता है, आप गाड़ी बदल दीजिए, रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रास्ता बदल दोगे तो मंजिल बदल जाएगा। मंजिल को कभी भी मत छोड़ना। डोंट चेंज द गोल, चेंज द व्हीकल और इंक्रीज द एफर्ट। डोंट डिक्रीज द गोल, इंक्रीज द एफर्ट। क्या होता है कि बच्चे जब तैयारी करते हैं 2 साल में, तो क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है कि आपको कि हाँ यार ये तो कठिन हो रहा है दिन भर दिन। तो शायद क्या करता है कि हम नीचे से नहीं, यार हमें डॉक्टर नहीं बनना है, कहीं उससे छोटा वाला कुछ एंट्रेंस एग्जाम देके निपट लेते हैं, यार ये इतना कौन करेगा। आप डिक्रीज कर देते हो अपने लेवल को, अपने स्टैंडर्ड को। तो उससे क्या होता है कि आपका जो गोल सेट होता है वहां से आप डेविएट कर जाते हो। तो इस सब चीजों को डिवाइड करने के लिए, इस सब अवॉइड करने के लिए आपको एफर्ट को बढ़ाना है, आपका इंक्रीज। देखो, आपको पढ़ाया गया होगा, सर ने पढ़ाए होंगे प्रेशर क्या होता है, 9th 10th क्लास में भी पढ़ाए होंगे प्रेशर क्या होता है। प्रेशर का डेफिनेशन होता है, इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स दैट इज थ्रस्ट बाय एरिया। ओके, प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट बाय एरिया। तो आपको बोल रहा है कि आपको जो बोलते हो, आपको स्ट्रेस भी पढ़ाया गया होगा, सर ने पढ़ाया होगा कि इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, प्रेशर और स्ट्रेस में यही फर्क होता है। प्रेशर एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है और स्ट्रेस जो होता है वजह से होता है, जो आपको दिखाई नहीं देता है जो फोर्स, उस फोर्स पर एरिया को आप बोलते हो स्ट्रेस। पूरा क्लियर हो? देखो, ये छोटा सा कंसेप्ट आपको कैसे बहुत बड़ा डिफरेंस कर जाएगा। आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि प्रेशर क्या है, एरिया प्रेशर क्या है, आपका स्ट्रेस क्या है। प्रेशर इज समथिंग दैट इज थ्रस्ट बाय एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स मतलब आउटसाइड फोर्स बाय एरिया। लेकिन आपका जो होता है स्ट्रेस जो होता है, इट इज इंटरनल फोर्स बाय एरिया। यही जो आप बोलते हो एग्जाम पास आने से कि मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस क्या है? अब जो डेडलाइंस आपको दिया है कि हाँ 2 दिन में एग्जाम से, इतने सारे चैप्टर्स है, आपके दिमाग में ये जो इक्वेशंस चल रहा होगा, वो आपके अंदर एक इंटरनल फोर्स क्रिएट कर रहा होगा आपके दिमाग में। तो वो आपको एक प्रेशर क्रिएट करता है, जो आपको इंटरनल वहां से जो आता है उसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो इस स्ट्रेस को कब कम कर सकते हो? स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसका मतलब तुम एरिया जब बढ़ा दोगे तो स्ट्रेस अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। तुम पढ़ाई का स्ट्रेस कम करने के लिए क्या कर सकते हो? अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज कर सकते हो। स्टडी आवर्स को इंक्रीज कर दिए तो एरिया बढ़ गया, वहां से आपका क्या होगा? स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो दिस थिंग्स यू विल कीप इन योर माइंड। I hope everyone get this. Okay. Shall we move on Yes, to sir. next? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So basically, I'll talk about the blunders used to make students usually do. Blunders क्या होता है कि जो गलती होता है, गलती से भी बड़ा गलती होता है
क्या होता है कि ये सारे ब्लंडर्स होते हैं, आपका स्लीप शेड्यूल सही नहीं रहता है। मैं आजकल बहुत बच्चों को देख रहा हूँ, वो लेट नाइट स्टडी करते हैं और सुबह बहुत लेट उठते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि देखो ये कूल लगता है, नो नो, आई एम स्टडिंग टिल आई एम वेक अवेक टिल 2 एम और 3 एम, आई गो टू स्लीप एट 4 एम, दिस लुक्स कूल। बट यहाँ से प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जो इफेक्टिव आवर्स होते हैं, जो आप आगे जाओगे क्या होगा कि ये जो अब जितना देर तक आप रात में आपको स्लीप नहीं करोगे, जितना लेट आप सोओगे, क्या होगा कि आपका एक डोपामाइन होता है। क्या होता है कि आप, ठीक है, आप पढ़ाई शुरू किए 10-11 बजे, 1 बजे, 1 बजे के बाद आप, क्या होता है कि भूखने लगता है, फिर आप ढूंढते हो कि क्या खाना मिलेगा, फिर आप किचन में जाते हो, बिस्किट्स ढूंढते हो या फिर क्या भी मैगी बना लेते हो। ये जो होता है कि आप, चलो मैगी तो बन गया, अब खाली तो नहीं खाओगे, चलो आप क्या करते हो कि फोन खोल लेते हो या फिर लैपटॉप खोल लेते हो, कोई वेब सीरीज लगा देते हो। तो यहाँ से क्या होता है कि गया आपका डोपामाइन लेवल और बढ़ता रहेगा। वहां से 1-2 मिनट के ब्रेक के लिए आप 2 घंटा 3 घंटा ले गए, पढ़ाई सिर्फ 2 घंटा का हुआ है। ओके, तो ये प्रॉब्लम होता है। फिर आप सुबह लेट उठते हो। अब जब उठते हो घर में तो आप नाराज होंगे कि यार इतना बजे तक सो रहा है, ये बेटा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। फिर आप नेगेटिविटी से दिन स्टार्ट होता है, ये फिर प्रॉब्लम करता है, आपका दिन खराब चला जाता है। इसीलिए बेस्ट इफेक्टिव जो होता है, आप 12 बजे से मैक्सिमम 12 बजे तक पढ़े, उससे ज्यादा मत पढ़िए। मैं तो बोलूंगा 11-12 बजे आप खत्म कर लीजिए, वाइंड अप करिए, सो जाइए, सुबह 6 बजे उठिए, 6 से अपना सारा काम खत्म कर लीजिए, ब्रेकफास्ट खत्म करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। वो आपको एक बार करके देखिए, वो फील आएगा, आपको एनर्जी आएगा। और बच्चों में इस एज में क्या होता है कि 17, 16, 17, 18 में आपका ईगो क्लास बहुत होता है। ईगो क्लास इन सेंस ऑफ, देखो, अरे यार वो क्यों मुझे इतना डांट रहे हैं, घर वाले कितना एटीट्यूड दिखा रहे हैं मुझे, बस ये एक बार घर से निकल जाऊंगा तो बस मेरा काम वहां पे लाइफ सेट है। ये सब चीजें दिमाग में आता है। दिस इज ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ड्यू टू योर teenage problems. Okay, this will happen, but the main thing is that you have to avoid that. This is a phase. Just have a control on yourself. जब आप ये चीज सब चीजें करोगे तो फिर क्या होगा कि आपका एक मनोबल टूट जाएगा। तो आप ईगो को साइड रखिए, just listen to the elders. They have experience and they can say they have seen the world much better than you. So वो आपको अच्छी सलाह देंगे, कोई आपका बुरा नहीं सोचेगा। और एक मल्टीटास्किंग होता है, पढ़ते हो और एक चीज भी करते हो, फोन में और कुछ कर रहे हो, तो ये सब चीजों को अवॉइड करना है। फोकस ऑन ओनली वन थिंग, एक ही चीज पर फोकस करिए, तो ये जब बाद में जाएगा तो अच्छा होगा। मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि आप देखो, क्या होता है कि आप गड्ढे खोदोगे पानी के लिए, तो जब बहुत सारे गड्ढे एक साथ खोदोगे तो क्या होगा कि पानी कहीं से भी नहीं आएगा। तो ये आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, एक ही जगह खोदिए, सिंगल टास्क करिए एक साथ और नीचे तक चलिए। नीचे तक जाने से क्या होता है कि आपको एक ही जगह पे टाइम कम लगेगा और रिजल्ट ज्यादा आएगा। ओके, तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। मोबाइल तो एक बहुत बड़ा चीज हो गया, सोशल मीडिया से बहुत दूर रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ खत्म नहीं हो जाएगा। दीज आर ऑल द डिस्ट्रैक्शंस यू आर हैविंग इन दिस एज। और बेड के ऊपर मत पढ़िए, स्टडी टेबल में पढ़िए, या फिर स्टडी टेबल में नहीं तो नीचे बैठ के पढ़िए। स्टडी बेड में करोगे तो क्या होगा कि वो नींद आएगा। वो बेड पढ़ने के लिए नहीं होता है, वो सोने के लिए होता है। तो ये मिक्स मैच मत करिए, जब भी पढ़ रहे हो टेबल के साथ पढ़िए। आपको एक एनवायरनमेंट की जरूरत होता है। एनवायरनमेंट मतलब आप एक माहौल में जाओगे तो, वरना अब देखो, जब आप फिल्म जाते हो, एक हॉल में क्यों जाते हो, फिल्म तो कहीं पे भी रास्ते में भी देख सकते हो, नहीं, वो एम्बियंस में आपको अच्छा लगता है, वो बंद कमरा होगा, लाइटिंग होगी, साउंड इफेक्ट्स आपको और मजा देता है। इसीलिए स्टडी का भी एक एनवायरनमेंट होता है। टेबल में पढ़िए, कॉपी पेन लेके साथ करिए, ऑनलाइन क्लासेस जो कर रहे हैं कॉपी पेन साथ में रखिए। ये एक एनवायरनमेंट होता है। ये सब चीजें आपको ध्यान देना है, पहले से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मास्टरी कब आएगा, देखो क्या क्या आपको चीजें करना है, हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव मतलब मुझे ये करना है, हाँ ये मेरे से हो रहा है, मैं ये कर सकता हूँ, आई एम फिट फॉर दिस, आई विल डू दिस, आई एम डूइंग दिस। ये सब चीजें आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट आपको अंदर से अपने आप को करना है। ओके, पेरेंट योरसेल्फ अपना, आप खुद का गाइड बनिए। आपको आपको ऑलरेडी पता है कि दिस टेक्नोलॉजी एज स्टूडेंट्स आर सो aware of so many things that you better know what is better for you.
तो आप अपने खुद का पेरेंट बनिए। ओके, डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू गाइड यू, और ये वो एक जरिया हो सकता है, लेकिन आप अपना बेस्ट ड्राइवर होते हैं आप अपने लाइफ का। ओके, और जहां पे भी आप जो कोचिंग कर रहे हैं या फिर क्लासेस कर रहे हैं, मेक श्योर दैट योर स्टडी टाइम मीन सेल्फ स्टडी टाइम इज ग्रेटर देन योर ट्यूशन टाइम। ओके, जो सेल्फ स्टडी है आपका, वो आपका ट्यूशन टाइम से ज्यादा होना चाहिए। अगर ट्यूशन टाइम x होता है तो स्टडी टाइम आपका 1.5x होना चाहिए, मतलब 1.5 गुना या फिर 2 गुना ज्यादा। ये सब चीजें करने से, ये जो आपको मुश्किल लग रहा है, ये टारगेट जो बोल रहे हो आप कि ये करना है वो करना है, तो वो सब चीजें वहां से अवॉइड हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगा मेरा, स्टडी की स्ट्रैटेजी, ये सबको प्लान करना है। पहले एम करना है। एम मतलब कहाँ पे जाना है, इस डॉक्टर, ये डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई भी, या फिर बोर्ड्स में 95% रखना है, ये एम करना है। फिर इस मंथ में मेरा टारगेट क्या होगा, ये सारे एम में जाता है। फिर प्लान करिए कि हाँ, इतने सब्जेक्ट है, इतने चैप्टर्स है, उसको कैसे डिवाइड करूंगा, स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स को कैसे डिवाइड करूंगा, कौन से चैप्टर्स को पहले करूंगा, ये सब चीजों को प्लान करना है। फिर जो पढ़ रहे हो आप उसको राइट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, फिर उसको बार बार रिवाइज करिए। ये 4 बेसिक स्टेप्स आपको स्ट्रेटेजी अपनाना है। एम, प्लान, राइट एंड मेक नोट्स एंड रिवाइज, ये आपको अच्छे से करना है। ओके, ये क्या होता है कि अभी अभी आपको मोटिवेटेड रहोगे, बाद में ये चीजें दिक्कत देगा जब एग्जाम्स पास में आएगा। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा, सब आपको पढ़ा देंगे, लेकिन ये टाइम टेबल बनाना, कैसे पढ़ा जाएगा, ये कोई नहीं बताता। ये मैं तजुर्बे से बता रहा हूँ। ओके, ये बहुत साल का एक्सपीरियंस के बाद हुआ है। ये बहुत सार खुद भी मैं पढ़ा था, आई वॉज बीन द टॉपर ऑफ द स्कूल्स एंड आई बीन द टॉपर ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो ये सब चीजें अपने तजुर्बे, फिर बढ़ाने के बाद, बच्चों के साथ रहने के बाद ये सब चीजें आया है। तो ये सब चीजों को आपको जरूरी होता है। एक मेंटेन के सक्सेस, गोइंग टू सक्सेस इज नॉट is an easy thing, but maintaining at success is a great thing. जब आप 90% रखना जरूर, इतना हार्ड नहीं होता है, एक बार रख लोगे, लेकिन 90 90 90 कंटिन्यूअसली रखना, ये एक स्ट्रेटजी होता है, और वहां पे आपका रियल टेस्ट होता है, और वहीं पे जो द बेस्ट वंस एक्चुअली सक्सीड। ओके, जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो एक मैच में परफॉर्म नहीं करता है, वो हर मैच में करता है। इट इज दैट व्हाई दे आर कॉल्ड द मैच विनिंग प्लेयर्स। वो आपको मैच विनिंग प्लेयर्स बनना है आप अपने खुद के लाइफ का। फिर ये कुछ स्ट्रैटेजीज मैं बता रहा हूं आपको। ओके, जैसे आपका पहला आता है सेंटर में टाइम टेबल, किस तरह बनाओगे, इसका डेमो मैं पहले सेशन में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। उस टाइम टेबल में आपको बनाते वक्त ये सारे चीजें पॉइंट में रखना है कि नाइट वर्सेस डेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नाइट स्टडी अवॉइड कीजिए, लेट नाइट स्टडी को अवॉइड कीजिए, और एक टू डू वर्सेस रियलिटी का चेक करिए, मतलब मुझे क्या करना चाहिए था आज का मेरा सेशन क्या होगा, मेरा पढ़ाई कितने साल कितना घंटे का होगा, क्या क्या टॉपिक्स में पढ़ूंगा, ये सब चीजें मैं पढ़ूंगा। तो फिर बाद में एंड ऑफ द डे मैंने क्या अचीव किया, क्या नहीं कर पाया, ये होता है एक एनालिसिस, टू डू वर्सेस रियलिटी। कीप ए ट्रैक व्हाट यू प्लान एंड व्हाट यू अचीव। आपने प्लान क्या किया था और अचीव क्या किए, ये सब चीजों का एक एनालिसिस होना जरूरी है। फिर और एक क्या होता है कि नॉट टू यूज सोशल मीडिया इन द फर्स्ट आवर ऑफ योर स्टडी। जब आप सुबह उठे हो, पढ़ने बैठे हो, तो वहां पे सोशल मीडिया का पहले यूज नहीं करोगे, फिर एक चीजें ढूंढने जाओगे, फिर वहीं पे रुक जाओगे, वहां पे आगे चले जाओगे। तो ये क्या होता है कि नॉट टू यूज सोशल मीडिया इन द फर्स्ट आवर ऑफ स्टडी। ओके, फिर और एक होता है ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। ये एक स्टेटमेंट होता है, ईट दैट फ्रॉग फास्ट, मतलब जो कठिन चैप्टर्स हैं उसको पहले पढ़िए। बच्चे क्या करते हैं कि इजी को पहले पढ़ देते हैं, डिफिकल्ट को बाद में रखते हैं। पढ़ने के टाइम में आप डिफिकल्ट चीजों को पहले पढ़िए। ओके, एग्जाम में जब करोगे इजी चीजों को पहले करिए, ये एक स्ट्रेटेजी होता है। क्या होता है कि ईट दैट फ्रॉग फास्ट, पहले क्या होता है कि पढ़ाई के वक्त वो कठिन चैप्टर्स पहले पढ़िए। ओके, पहले वो डिफिकल्ट चैप्टर्स को पहले पढ़िए, उसके बाद इजी वाला जाइए, क्योंकि जो फ्रॉग वो वरना बाद में रहेगा वो दिक्कत देगा। तो इसीलिए ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। और एनवायरनमेंट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, वो एनवायरनमेंट बनाना है, स्टडी टेबल में होना चाहिए, पढ़ाई का एक फॉर्मेट होना चाहिए, स्पेसिफिक आवर्स होने चाहिए, और एक कॉपी और पेन साथ में लिखना जरूरी है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होता है। और एक आपके पास क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म रोड मैप होना चाहिए,
नेसेसरी होना चाहिए। मतलब 2-3 महीने में आपका क्या होना चाहिए, आपके कौन से एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके लिए कौन सा तैयारी होगा, ओके, और उस एग्जाम्स में आप कितना मार्क रखना चाहते हो। अनाउंस योर स्कोर बिफोर, मतलब आप घर में बता दीजिए जो आने वाले एग्जाम्स है तो क्या होगा कि मैं अब ये 100 से 90 रखना चाहता हूँ, 95 रखना चाहता हूँ। ऐसे करने से क्या होता है कि आपका एक ईगो की बात भी आ सकता है, इसको कहते हैं पॉजिटिव ईगो। जब आप यार आप बोल दोगे मैंने तो बोल दिया हो तो मुझे डेफिनेटली अपने आप को प्रूव करना है, तो ये आपको एक एनर्जी देगा। तो ये सब चीजें करने से आपको क्या करेगा, आपको एक एनर्जी मिलेगा और आपको उस लग जाओगे कि हाँ मुझे इतना मार्क लाना है, मुझे अब दिखाना है कि आई एम द बेस्ट। ये सब चीजें आपको करना है। और रिवीजन का भी एक रूल होता है। पहला होता है 10% रूल। 10% रूल क्या होता है कि जो आपने पढ़ा है उस 10% को आप कैसे याद किए हो। 10% का एक नोट्स बना रहे हो, मतलब 15 पेज को आप एक पेज में, जो 15 पेज आपने पढ़ा है उसको समरी एक पेज में लिखिए। ओके, चैप्टर का पेज, पूरा एक चैप्टर का समरी एक पेज में लिखिए, तो वो होता है 10% रूल। फ्लैश कार्ड क्या होता है कि देखो आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसका जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होता है उसको 4-5 लाइन में लिखने का। ओके, वो फ्लैश कार्ड क्या होता है कि आप जब नॉर्मली जब कहीं पे भी बैठे होते हो या फिर कुछ कर रहे होते हो तो वो फ्लैश कार्ड अगर आप देख रहे होगे तो वो हाँ आपको छोटे छोटे चीजें आपको वो कंस्टेंटली याद करता रहेगा दिमाग में कि हाँ ये सब चीजें हो रहा था, वो टॉपिक में ये था, ये सब चीजें अपने आप दिमाग में चलेगा, वो दिमाग से आपका नहीं जाएगा। इसको कहते हैं फ्लैश कार्ड। और मैंने कहा था ईच सब्जेक्ट को आप 20 पेजेस ईच लिखोगे डेली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होता है। ईच सब्जेक्ट 20 पेजेस आपको डेली लिखना है, पढ़ना नहीं है, लिखना है। पढ़ने के साथ लिखना है 20 पेजेस ईच। इनिशियली 20 पेजेस नहीं होगा, धीरे धीरे करिए, 5-5 करिए, 5 पेजेस ऑफ ईच सब्जेक्ट, तो टोटल तो उसको सबको करिए। फिर बाद में एक टाइम आएगा जब आपका 20 पेजेस हो जाएगा, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप कंटिन्यूअसली उसको करते रहोगे। इज दैट क्लियर एवरीथिंग? सर 10% रूल थोड़ा और एक बार बताइए। 10% रूल बताता हूं कि अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा है, ओके, उस चैप्टर में क्या है, पूरा चैप्टर में 20 पेज हो गए, तो उसको क्या होगा कि आपको एक पेज में पूरा चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, की पॉइंट्स, वो सब लिखना है। ओके, 15 पेज आपने पढ़ा है, उसका 15 पेज में क्या था उसको एक पेज में लिखना है। ये होता है 10% रूल। इज दैट क्लियर? एंड सर फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या होता है कि देखो कहा ना मैंने कि जैसे आपका चैप्टर का हो गया, एक टॉपिक आपने पढ़ रहा था, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, रेस्ट से वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो एक पेज में लिख लिया, तो वो होता है फ्लैश कार्ड। आप कंटिन्यूअसली आपके स्टडी टेबल के सामने आप लगा लिए उसको। जब आप देख जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होता है उसको एक पेपर में लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लिया, तो आप कंटिन्यूअसली आप देखोगे उसको, जब भी आप स्टडी टेबल के पास गुजरोगे या बैठोगे तो ये नजर में आएगा, तो वो आपका कंटिन्यूअसली याद देता रहेगा, वो होता है फ्लैश कार्ड। यस इज सर। दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो फिर ये एक बहुत ये आपका लाइफ का गोल्डन स्टेटमेंट है, ये जो 4 फॉर्मूला मैं बताऊंगा अभी, टू बिल्ड ग्लोरियस कैरियर। ग्लोरियस मतलब आप एक सक्सेसफुल माने जाओगे कि आप उस फील्ड में बेस्ट हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। देखो पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो द वर्क यू वांट टू डू, इफ यू आर नॉट पेड फॉर दैट वर्क, विल यू डू? मतलब आप जो काम कर रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, आपको क्या पढ़ने के लिए कोई पैसा दे रहा है? नहीं दे रहा है। आप पढ़ने, उल्टी एक्वायर करने के लिए आप पैसा दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? ये जो चीजें आप यहाँ से इंटरेस्ट चेक होता है कि आप, हाँ अगर बोला जाएगा कि तुझे आप पैसा भी नहीं दिया जाएगा, मतलब तुझे आप पैसे ले रहे हैं लेकिन तू पढ़ रहा है या नहीं। तो ये सब चीजें क्या होता है कि आपको आप जो काम कर रहे हो, जो आप जिसमें बेस्ट हो, मान लो कोई बच्चा आपका कंप्यूटर्स में कोडिंग में बेस्ट है, तो कोडिंग में अगर बेस्ट है तो बोल रहा है कि आपको सिखाया गया है कि यार नथिंग, आई विल नॉट वर्क फॉर फ्री। ओके, मैं थोड़ा सा उसको रिवर्स इंजीनियरिंग डालता हूं कि अगर आप सच में काम को पसंद करते हो, मेरे पसंदीदा काम में कर रहा हूं, मैं आज पढ़ा रहा हूं कि मुझे ये शौक था, इस पढ़ाई को फिजिक्स पढ़ाने के लिए मैंने एमएनसीज की बहुत बड़ी नौकरी छोड़ के आ गया क्योंकि मुझे ये मेरा पैशन था। तो वहां पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो क्या हुआ था कि बच्चों को, अब मेरा टेस्ट वहां से शुरू हुआ था कि क्या आप सच में ये आपका पैशन है? तो अगर कोई बोला जाएगा कि आप मेरे लिए फ्री में काम करोगे, तो आपका उत्तर क्या होगा? अगर आप सच में अपने काम को पसंद करते हो, ये आपका पैशन रहा है, तो आप फ्री में भी कर सकते हो। अगर आपका आंसर यस है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। जो काम आप कर रहे हो, इज देयर एनी पर्सनल इंप्रूवमेंट? जैसे मैं, आप कुछ कर रहे हो, आप एक जॉब कर रहे हो या फिर कहीं पे भी जाके काम करोगे,
क्या उस जॉब में आपका पर्सनल इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप ग्रोथ कर रहे हो? 1 साल पहले का जो आप थे, अब अभी आपका स्किल ग्रोथ हुआ है या नहीं? क्या वो काम में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है आपका इंप्रूवमेंट होने का? फिर भी अगर आंसर यस है, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। द कैरियर यू विल टेक इट, इट हैज सम कंट्रीब्यूशंस फॉर द सोसाइटी और नॉट? अगर जो काम आप करना चाहते हो, जैसे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या वो उस काम से सोसाइटी का कुछ हेल्प हो सकता है? क्या सोसाइटी में कुछ बदलाव आ सकता है? अगर यस, और उसमें और फोर्थ पॉइंट पे हम चलेंगे, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग मनी? क्या उस कैरियर को लेते वक्त क्या उसमें पैसा आ सकता है? तो अगर ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपका यस आ गया, तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ, वक्त आएगा आप उससे इतना पैसा कमाओगे, वो पैसा आपका खत्म नहीं होगा और आप गिन नहीं पाओगे, गिनते गिनते थक जाओगे। ओके, तो पहला चीज आपको पैशन ढूंढना है। अगर पैशन ढूंढ लिए, वो पैशन को अगर आप वो बोला जाएगा कि आप फ्री में भी काम कर सकते हो, आपका उत्तर अगर हाँ है, और वहां से आपका कुछ पर्सनल इंप्रूवमेंट हो रहा है, और वहां से उस कैरियर से कुछ सोसाइटी के में बदलाव आ सकता है, ये सब चीजें, और वहां पे कुछ पैसा आने की पॉसिबिलिटी है, तो अगर यहाँ उसको कैरियर लेते हो, तो वो क्या होता है कि इट विल बी ए माइलस्टोन इन योर लाइफ। ये चीजें याद रखो, जिंदगी भर काम देगा। 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 40 साल के बाद, ये लॉ हमेशा काम करता है। सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे आज के 500 साल पहले भी हो रहा था, अगले साल 500 साल के बाद भी होगा। ये इसी तरह होता है। ये जो मैंने 4 फॉर्मूले बताए ना, चाहे टेक्नोलॉजी बदल सकता है, लेकिन ह्यूमन एटीट्यूड, ह्यूमन बिहेवियर में ये सब चीजें जब आएगा, तो सक्सेस डेफिनेटली आएगा। ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेके होता है, आपको आगे लेके जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और 3 बेसिक्स चीज आपको याद रखना है, 3 बेसिक्स। आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। बहुत बच्चे मुझे से पूछ रहे थे पहले सेशन में कि कौन सा मुझे लेना है करियर, किस फील्ड में अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए, अपना मेरा सबसे स्ट्रेंथ मेरा कौन सा सब्जेक्ट है, मुझे कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा मेरा लाइकिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स मेरा स्ट्रांग है, या फिर फिजिक्स है, या फिर मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, डांसिंग मेरा स्ट्रेंथ है। तो ये आपका आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। फिर क्या होगा कि आपको देखो, ये क्या होता है कि आपको पता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ओके, बिग बिगर बिगेस्ट होता है, लेकिन कहीं पे नहीं सुना होगा यूनिक यूनिकर यूनिकेस्ट। ऐसा नहीं होता, यूनिक सिर्फ अकेला आदमी होता है। यूनिक इज ए सिंगल थिंग। तो यूनिक हमेशा एक ही होता है। तो अपने आप का यूनिक क्या है, आपके अंदर यूनिक क्या है, वो पहले ढूंढिए। ओके, फाइंड द यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ ऑफ योर्स। देन सेकंड बेसिक्स इज फोकस ऑन द डेप्थ, नॉट ऑन द विड्थ। मैंने कहा था, हर जगह खोद के कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसा मत करिए। एक ही जगह पे कंसंट्रेट करिए, बाद में वो आपको रिजल्ट देके देगा। ओके, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। पहले क्या किया, अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया, और उसको परफेक्शन करते जाइए, उसको बेहतर 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 बनता जाइए, बनाते चलिए। लेजर शार्प फोकस होना चाहिए। लेजर जैसे आप करते हो ना, लेजर जाके एक पॉइंट पे जाके टिक होता है, जहां पे हिट होता है, वो एक शार्पनेस होता है उसमें, वहां पे एक क्या होता है कि परफेक्शन होता है। तो वही होता है, एक लेजर शार्प फोकस चाहिए आपको कैरियर में आगे जाने के लिए। फिर एक रिचुअल बना दीजिए। रिचुअल क्या होता है, हर साल आता है। जैसे रिचुअल होता है कि डेली उठ के भगवान का पूजा करना होता है, वो एक रिचुअल होता है। वैसे आपको काम का एक रिचुअल बनाइए, डेली बनना है, करना है। हैबिट को पैटर्न्स में बदलना है, डेली करना है, बेहतर बनेगा बेहतर बनेगा। ये सब चीजें आपको फोकस करना है। फोकस ऑन द डेप्थ, नॉट ऑन द विड्थ। फिर होता है कि से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जैसे आप तैयारी कर रहे हो अपने एग्जाम्स की, बाकी सारे चीज को नो बोलिए। जैसे डिस्ट्रैक्शंस होता है, डिस्ट्रैक्शंस क्या करवाता है आपको, जैसे आपका हाँ यार दोस्त बुला रहा है, खेलने चले जाएंगे, या फिर सोशल मीडिया है, ये सब चीजें आपको गोल से दूर लेके चला जाएगा। आपका गोल क्लियर नहीं होगा, आपका जो ड्रीम लेके चले हो वो खत्म हो जाएगा इस छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। तो वो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए। नेगेटिविटी अवॉइड कीजिए। नेगेटिविटी क्या होता है कि जो बच्चे आपको सराउंडिंग में कुछ पीपल होंगे जो बोलेंगे कि आप तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू क्या होगा, ये सब चीजों को अवॉइड करना है। नेगेटिव पीपल को भी अवॉइड करना है। बस सुन के चुप रहिए, अपना काम करिए, उनके ऊपर ज्यादा फोकस मत करिए, रिएक्ट भी मत करिए, क्योंकि रिएक्ट करने से आपका एनर्जी वहां चला जाएगा। ओके, एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज। वहां पे फोकस करोगे, आपका मैक्सिमम एनर्जी नेगेटिविटी में चला जाएगा। तो उसको अवॉइड कीजिए, उसको आगे लेके चलिए,
आपको अच्छे से अच्छा करना है और आपको अपने आप को प्रूव करना है। वो लोग टांग खींचते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 बेसिक चीजें आपको याद रखना है। आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस। Yes, sir. ओके, फिर आपको देखे को स्ट्रैटेजी जो बता रहा था, क्या होता है कि एक गलती क्या होता है, देखो आपको जाना है फ्लाइट में। ओके, आपका फ्लाइट है बॉम्बे को या फिर मुंबई बोल सकते हो, 6 बजे है। आपने क्या किया, 4 बजे कार लिया, कार में, कार से आप पहुंच गए स्टेशन में पहुंच गए जहां पे से ट्रेन जाता है। तो क्या आप कभी आप फ्लाइट अपना पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि आपने डेस्टिनेशन गलत कर दिया। तो ये बहुत चीजें होता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको कहाँ जाना है और कौन सा व्हीकल आप यूज कर रहे हो। ओके, जैसे आप कार से जाओगे तो आपको वहां पे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। अगर दूसरे जगह कहीं पे चला जाओ, ये डिस्ट्रैक्शंस वही काम करता है, आपको स्टेशन लेके चला जाता है लेकिन आपको फ्लाइट पकड़नी होती है। तो वो क्या होता है कि फ्लाइट मिस हो जाता है। वही प्रॉब्लम, फ्लाइट तो रुकेगा नहीं, उसका टाइम हो जाएगा, वो चला जाएगा, यही प्रॉब्लम होता है। फिर अब मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया मेरा, यहां से मेरा स्ट्रैटेजी का पार्ट खत्म होता है। इज दैट क्लियर, या फिर किसी का डाउट है या फिर कुछ पूछना चाहेंगे? शाल वी मूव टू नेक्स्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो पहले अब मैं बताऊंगा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे बायोलॉजी के ऑप्शंस क्या है। ओके, मेडिकल के बाद और क्या हो सकता है, आज मैं डिटेल के साथ उसको एक एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज रिलेटिंग टू बायोलॉजी। बायोलॉजी कैरियर, अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो ऑप्शंस क्या खुले रहते हैं आपके पास, या फिर क्या क्या हो सकता है। पहला होता है, एक होता है मेजर होता है डॉक्टर, दूसरा होता है बायोटेक्नोलॉजी। ये सब चीजें उसके अंदर आएगा, डॉक्टर या फिर बायोटेक्नोलॉजी। ओके, डॉक्टर के अंदर हो सकता है सर्जन हो सकता है, फिर बीडीएस, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, फार्मेसी, ये सब डॉक्टर कैटेगरी में जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो सब चला जाता है, एग्रीकल्चर, फूड, ड्रग रिसर्च, माइक्रोबायोलॉजी, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस बायोटेक्नोलॉजी। विल टॉक अबाउट दिस, विल डिस्कस इट इन डिटेल्स। ओके, डॉक्टर के कैरियर ऑप्शंस क्या है, क्या क्या वो बन सकता है। पहला होता है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इमरजेंसी मेडिसिन, गैस्ट्रोएंटेरियोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन, जेरियाट्रिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट, मेडिकल जेनेसिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन, प्लास्टिक सर्जन, साइकेट्रिस्ट, पुल्मोनोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सर्जन, फिर आता है डेंटिस्ट और आयुर्वेद फिजिशियन। ये सारे स्पेशलाइजेशंस है। जब आप एमबीबीएस कंप्लीट करोगे, ये सारे इतने अपॉर्चुनिटीज है, आप किस डॉक्टर, किस चीज का आप डॉक्टर बन सकते हो। बहुत डाइवर्सिफाइड एरिया है। फिर क्या होता है कि उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कौन सा स्ट्रीम लेना पड़ेगा, व्हिच स्ट्रीम टू चूज इन क्लास 11 एंड 12। आपको साइंस लेना है। साइंस के साथ आप सब्जेक्ट क्या रखोगे, पीसीबी या फिर पीसीएमबी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रख सकते हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी रख सकते हो। ओके, ये दोनों सब्जेक्ट के साथ फिर आपको टेस्ट क्या अपियर करना पड़ेगा डॉक्टर के लिए, वो होता है नीट यूजी। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, एमबीबीएस एक अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आता है, उसके लिए एक एग्जाम्स होता है नीट यूजी। और उसके अंदर सारे बेस्ट कॉलेजेस है, एम्स, जिपमर, भू, पीएचयू, सारे बिगर यूनिवर्सिटीज, मौलाना आजाद, ये सारे उसके अंदर नीट यूजी में आते हैं। ये सारे एग्जाम्स, एक ही एग्जाम्स देने से आप उसको एलिजिबल हो सकते हो। ओके, फिर क्या वर्क प्लेस रहेगा डॉक्टर का, वो आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, मेडिकल कॉलेज में काम कर सकते हो, प्राइवेट क्लिनिक में काम कर सकते हो, या फिर कंसल्टेंट होकर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को आप जा सकते हो। सैलरी पैकेज क्या रहेगा डॉक्टर का, वो होता है 30,000 टू क्रोर्स, 1 करोड़, 2 करोड़, वो क्रोर्स में चला जाएगा अगर अच्छे डॉक्टर बन गए, पर महीना में बोल रहा हूँ। ओके, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मतलब उसको आगे लेके डॉक्टर बन के आगे क्या कर सकते हो, ये तो हो गया, जॉब कर सकते हो, उसके बाद भी क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि हाँ, कोरोना एक वायरस के ऊपर कैसे ह्यूमन के ऊपर काम नहीं करे, उसके ऊपर एक रिसर्च कर सकते हो। बहुत सारे एरियाज हैं। ओपनिंग ऑफ हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक, वो भी कर सकते हो, अपने खुद का हॉस्पिटल्स बना सकते हो, प्राइवेट क्लिनिक बना सकते हो। ये सारे चीजें हो गया आपका वर्क प्लेसेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ ए डॉक्टर्स। तो डॉक्टर में जाने से पहले ये क्वेश्चंस का आपके पास आंसर होना चाहिए। क्या आपको सच में ह्यूमन बॉडी अच्छा लगता है, डू यू एंजॉय अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी, आर यू ए गुड लिसनर और ऑब्जर्वर और ए डिटेल ओरिएंटेड,
वेदर डू यू हैव ए फेथ इन योर ओन जजमेंट, क्या आपके जजमेंट के, आपके अपने जजमेंट के ऊपर भरोसा है। फिर क्या होता है कि क्या आपके पास एक बर्निंग डिजायर है, पैशन है लोगों को हेल्प करने के लिए, वर्ल्ड को हेल्दियर प्लेस बनाने के लिए। आर यू कंपैशनेट, क्या आपके अंदर फीलिंग्स है। आर यू विलिंग टू लर्न कॉन्स्टेंटली, आप डॉक्टर हो गए तो कॉन्स्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन बॉडी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस का अगर आंसर है आपके पास, अगर यस है, तो आपको इंस्पायर्ड होके रहना है, प्रिपेयर करना चाहिए, फिर आप डॉक्टर बन सकते हो। फिर आप लिख सकते हो, यू कैन प्राउडली से दैट यू आर अ डॉक्टर, दिस योर नेम। Okay, so these are the possibilities of becoming a doctor and biofield. Is that clear? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट, अब बायोटेक्नोलॉजी में ये भी बायोलॉजी के अंदर ही आता है। उसमें क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी इज नथिंग बट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेस बायोलॉजिकल सिस्टम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू क्रिएट वेरियस प्रोडक्ट्स। वो एक कॉम्बिनेशन होता है साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ। बायोलॉजिकल साइंस और टेक्नोलॉजी को मिला के एक प्रोडक्ट बनाएंगे जो हेल्प हो सकता है। ये टेक्निकल भी है और बायो से भी रिलेटेड है, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी। तो उसके लिए कौन सा स्ट्रीम लेना जरूरी है, साइंस लेना है, वही सब्जेक्ट पीसीबी और पीसीएम भी रख सकते हो। फिर उसमें क्या होता है कि ये क्या होता है कि देखो ये सारे डिपार्टमेंट है। अगर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी होता है न्यू दिल्ली में, एक नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यू एंड सेल कल्चर पुणे में है। ये एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, रेप्यूटेड सेंटर्स होते हैं, लैब होते हैं जो इंडिया में बहुत नाम है उनका। एक होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, भारत इम्यूनोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन जो भारत बायोटेक के नाम से भी है, और एक है इंडियन वैक्सीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सर्विसेज इन बायोलॉजी एंड बायो इंफॉर्मेटिक्स, ग्रांट इन एड फॉर रिसर्च ट्रेनिंग, नेशनल फैसिलिटीज एंड लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशन। ये सब चीजें बायोटेक्नोलॉजी में हो सकता है। फिर उसके बाद क्या करोगे, ट्वेल्थ के बाद बायोटेक्नोलॉजी के लिए जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक है बीएससी, बैचलर इन साइंस बायोटेक, आफ्टर ट्वेल्थ है ये। ड्यूरेशन रहता है उसका 3 साल का। और एक बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी भी है, बहुत सारे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में भी है, उसका ड्यूरेशन 4 साल रहता है एंड इट इज इक्विवेलेंट टू बीटेक डिग्री। ओके, और उसका नाम ही बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है, ब्रांच आपका बायोटेक्नोलॉजी रहेगा। और एक हो सकता है बीएससी बेसिक लेके, बेसिक बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी लेके भी आप बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जा सकते हो, उसका भी कोर्स 3 ईयर का है। फिर बैचलर के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मास्टर इन साइंस करना पड़ेगा, वो 2 साल का होता है और वो बायोटेक्नोलॉजी में आपको करना पड़ेगा। फिर आपको, या फिर बीटेक के बाद आप हायर स्टडीज के क्या कर सकते हो, बीटेक भी एक बैचलर डिग्री में ही जाता है, तो बैचलर इन टेक्नोलॉजी उसका फुल फॉर्म होता है। तो बीटेक के बाद आप एमटेक भी कर सकते हो, वो भी 2 साल का कोर्स है। फिर एमटेक के बाद क्या कर सकते हो, पीएचडी, वो जनरली 4 और 5 साल का होता है, अगर आप रिसर्च करना चाहते हो किसी भी जगह पे। ओके, तो ये सब करने के लिए आपको कौन सा टेस्ट अपियर करना पड़ेगा। पहला होता है कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस टू गेट इनटू बीटेक डिग्री, जैसे आपका हो गया जेई मेंस, वो सब करना पड़ेगा। या फिर मास्टर डिग्री बीएससी के बाद जाना चाहते हो तो आपको एक आईआईटी जैम करके एक एग्जाम का नाम होता है, डबल आईआईटी जैम, वो कंप्लीट करना है, वो क्लियर करना है, जैसे आपको जिसकी वजह से आप मास्टर डिग्री कर सकते हो आईआईटी में। और फिर डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज होते हैं उनके खुद का एग्जाम्स भी होता है, आपको उसको भी दे के आप जा सकते हो। सीए सर एक होता है, सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम होता है, उसका नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो सीएसआईआर यूजीसी कंडक्ट करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। सीआईआर होता है, इट इज एन, वो आगे जाएंगे, सीएसआईआर इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंस रिसर्च, ओके, काउंसिल फॉर साइंस एंड रिसर्च। वो पीएचडी के लिए आप वो एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर आईआईसी होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसमें पीएचडी करने के लिए आप मास्टर डिग्री के बाद उसका एडमिशन टेस्ट आप डायरेक्टली दे सकते हो। या फिर एक गेट होता है, एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, वो मास्टर डिग्री के बाद गेट सबके लिए हो सकता है, आप मास्टर डिग्री के बाद दे सकते हो या फिर इंजीनियरिंग के बाद भी गेट दे सकते हो। उसमें क्या होता है कि गेट क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी में एडमिशन कर सकते हो, एमएनसीज में जॉब भी कर सकते हो, या फिर बेस्ट लैबोरेटरी में रिसर्च भी कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हो गया जिससे आप जा सकते हो डिफरेंट एरियाज को। फिर कैरियर ऑप्शंस क्या है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर,
एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बन सकते हो, फूड साइंटिस्ट बन सकते हो, एनिमल साइंटिस्ट बन सकते हो, बायोकेमिस्ट बन सकते हो जो ड्रग्स के ऊपर काम करता है, मेडिसिन के ऊपर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये एक ट्रेंडिंग, अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी बनना है। माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो में काम कैसा करना है, छोटे छोटे चीजों को, जीन स्ट्रक्चर के बारे में, वो सब चीजें आप कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। ड्रग रिसर्च, कैसे ड्रग बनेगा, कैसे बन सकता है। क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ, जैसे वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल हुआ, वो सब कर सकते हो। फॉरेंसिक साइंटिस्ट मतलब कैसे जो क्राइम डिफेंस, वो सब एरिया में काम कर सकते हो। डिफरेंट वर्क प्लेसेस क्या होगा, वर्क प्लेसेस वही है, टॉप लैबोरेटरीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, डीएसटी। सीएआई सर क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वो होता है सीएसआईआर। ये एक इंडिया का एक काउंसिल है। आईसीएमआर एक होता है, वहां पे भी काम कर सकते हो, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर आईआईसी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और सैलरी क्या रहेगा इसमें, गवर्नमेंट नॉर्म्स के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। प्राइवेट में काम करोगे तो स्टार्टिंग आपका 5 to 6 lakhs पर एनम रहेगा। क्लियर हुआ पूरा, ये बायोलॉजी का क्लियर हुआ। बायोटेक्नोलॉजी और डॉक्टर, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, फिर अब मैं आपको इंजीनियरिंग के कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। ओके, अब बहुत बच्चे लास्ट टाइम भी पूछ रहे थे कि सर मुझे ये फील्ड में जाना है, उसको कैसे जा सकते हो। देखो, इंजीनियरिंग एक स्पेशल ब्रांच है, उसके अंडर बहुत सारे ब्रांचेस है। जैसे पहला आ गया मैकेनिकल, फिर मेजर ब्रांचेस होते हैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस। फिर उसके अंदर सब ब्रांचेस भी होते हैं, जैसे मैकेनिकल के अंदर एरोस्पेस आता है, ऑटोमोबाइल्स आता है, इंडस्ट्रियल आता है, थर्मल आता है, ये सब चीजें मैकेनिकल के अंदर आता है। फिर सिविल के अंदर क्या आएगा, आर्किटेक्ट हो सकता है, इंटीरियर डिजाइन आता है, कंस्ट्रक्शंस आता है। कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, ये सब चीजें कंप्यूटर साइंस के अंदर आएगा। फिर एक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या आएगा, वाइब्रेशंस आ सकता है, सिग्नल प्रोसेसिंग, ब्लॉकचेन, क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ सकता है। ये हो गया आपका इंजीनियरिंग के सेपरेट सब ब्रांचेस। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्या है इंजीनियरिंग में एक्सेल करने के लिए, साइंस पूरा इंपॉर्टेंट है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को आपको पूरा अच्छे से समझना है, जैसे फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, और कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर ये सारे सब्जेक्ट्स में आप मास्टरी, आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो इंजीनियरिंग आपका, इट्स लाइक ए कप ऑफ टी, इट्स बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। सो द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द इंजीनियरिंग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, रोबोटिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। So, what are the entrance exams to be cleared? First is JEE Mains and Advanced, and other prestigious pre-engineering entrance exams are available like BITS हो गया, फिर VIT, SRM, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस का अपना एंट्रेंस एग्जाम्स खुद करवाते हैं, वो भी आपको कर सकते हो। फिर कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा बीटेक का, वो रहता है 4 साल। अगर उसके बाद आप हायर स्टडीज करते हो तो एमटेक करोगे 2 साल का। अगर फिर से हायर स्टडीज करना पड़ेगा, अगर आप करना चाहते हो तो पीएचडी कर सकते हो 4 to 5 years। फिर पैकेज क्या रहेगा, सैलरी पैकेज और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या रखता है। जब आप बीटेक ग्रेजुएट होते हो तो आपका सैलरी 3 लाख से शुरू होकर 2 crores पर एनम के बीच में आ सकता है। तो आप वहां से आप कहाँ अपना क्या सेट किए हो, अपना क्या स्किल सेट आप एक्वायर किए हो, कितना शिद्दत से किए हो, तो वो आपका डिपेंड करेगा कि आप उसका, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सैलरी पैकेज क्या होगा पर एनम। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होता है कि आप टॉप एमएनसीज में काम कर सकते हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, रिसर्च लैब्स, ये सब चीजों में आप काम कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हो, या फिर मेनी मोर ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर अंडर विच यू कैन वर्क। Okay, these are the few possible prospects of engineering. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. फिर आपको ये फाइनल पार्ट में बताऊंगा विनिंग एटीट्यूड क्या है। ओके, अब जितना भी मैंने बताया यहाँ पे मैंने सिर्फ डिस्कस किया दो, मेडिकल और इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी। फिर जब मेरा नेक्स्ट सेशन आएगा मैं फिर और भी डिटेल्स में जाऊंगा कि अब जो ट्रेंडिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, फिर डाटा साइंस, इसमें से क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकता है, फिर क्या कर सकते हो आप, उसको मैं डिटेल में जाऊंगा मेरे नेक्स्ट सेशन में जब करूंगा। ओके, तो ये सब चीजें बताने के बाद ये बहुत सारे हैं,
एवरी कैरियर हैज इंपॉर्टेंस, चाहे जो सुई भी बना रहा होगा या फिर एक जो बूट पॉलिश वाला बूट सिलाई भी करने, वो भी एक कैरियर हो सकता है, कोई भी इंपॉर्टेंस हो सकता है। जैसे जो नाइकी का ओनर था वो पहले बूट बनाता था एक रोड के साइड में, तो सोचो वो कितना बड़ा कंपनी खड़ा किया। तो एवरी कैरियर हैज ए इंपॉर्टेंस इन एवरी फील्ड, देयर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इन एवरी फील्ड, ओके। In every field there is scope for improvement, but the important thing is that only thing you required is high rate of interest and passion for the work। जो भी आप काम करना चाहते हो, अगर अच्छे दिल से, अच्छे मन से, सच्चे दिल से किए तो वो आपको सक्सेस तक लेके जाएगा, ओके। तो एक बार अपने कमिटमेंट कर दीजिए, गोल्स बना दीजिए, फिर सरेंडर टू योर कमिटमेंट्स एंड गोल्स, हैव रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द गोल्स एंड ड्रीम्स एंड रेस्ट अदर थिंग्स विल फॉल एट इट्स प्लेस। भगवान आपको रास्ता दिखा के जाएगा, अच्छे लोग बहुत सारे हैं आपके साथ जो आपको अच्छी रास्ता दिखाएंगे, वो आगे लेके जाएंगे। एक फेमस कोट होता है, द वंस हु विन आर द वंस हु कीप गोइंग आफ्टर एवरीवन एल्स हैज क्विट। जब बहुत सारे लोग क्विट कर गए होते हैं तो तभी वही लोग जीतता है, जो क्विट नहीं किया होता है वो लंबा तक जाता है। क्या होता है कि लोग क्विट कर जाते हैं, मैंने आपको पहले से भी बता चुका है कि इंग्लिश में आपका सक्सेस का अपोजिट हो सकता है, इंग्लिश बुक में फेलियर हो सकता है, लेकिन आपका रियल लाइफ में सक्सेस का अपोजिट फेलियर नहीं होता है। सक्सेस का अपोजिट होता है क्विटर्स, ओनली द क्विटर्स लूज एंड द वन हु नेवर क्विट एक्चुअली बिकम्स द विनर। These are the winning attitudes and the learning for the today you have to keep in your mind. Is that clear? Yes, sir. Okay, any questions regarding this you can ask, feel free to ask। जो भी मन में डाउट है कुछ भी पूछ सकते हो। सर केबीपीवाई के बारे में थोड़ा बता दीजिए। केवीपीआई इज जस्ट ए स्कॉलरशिप एग्जाम, आप 12th लेवल में होता है, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना, वो एक गवर्नमेंट का एक स्कीम है। इज जस्ट ए सिंपल स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो आपका 11th में होता है, 11th के स्टार्टिंग में होता है या 11th के मिड में होगा, और कोर्स उसका 11th और 12th दोनों का आएगा उसमें। पूरा 11th और 12th का कोर्स का एग्जाम, पूरा एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूरा 11th और 12th का पूछा जाता है। और आपको 11th के जो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप 11th में ही आपका 12th का कोर्स खत्म करना पड़ेगा, या फिर 12th में भी दे सकते हो, लेकिन आपका वहां पे भी दोगे तो 11th का भी कोर्स उसमें पूछा जाएगा। इट इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जेई मेन जेई एडवांस खत्म करने के बाद क्या करना पड़ता है? फिर काउंसलिंग होता है एक जोसा का, जोसा एक काउंसलिंग करता है जिसमें आपको जिस आपके रैंक के हिसाब से आपका डिफरेंट कॉलेजेस में कौन से कॉलेजेस आप कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच आप एलिजिबल हो रहे हो, उस रैंक से उस रैंक में आपको पता चल जाएगा। फिर आपको चॉइस लॉकिंग, आपको एक चॉइस देना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कॉलेज में ये ये ब्रांच लेना चाहता हूँ। अगर वहां पे आपके रैंक के साथ आप एलिजिबल हो गए तो आपको एडमिशन मिलेगा, तो अगर वहां पे सीट नहीं है तो वो बोलेगा फिर से आप दूसरा चॉइस दो, ये सीट फिलअप हो गया है। ये काउंसलिंग होता है, उसके बाद आप एडमिशन लेते हो अपने रैंक के हिसाब से डिफरेंट कॉलेजेस में, चाहे वो एनआईटी हो या फिर आईआईटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाउ टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर? हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होना है कि आपको पहले क्या होता है कि आपको 12th कंप्लीट करने के बाद जेई क्रैक करना पड़ेगा। जेई खत्म करने के बाद आपको जब इंजीनियरिंग करोगे आपको कंप्यूटर साइंस लेना पड़ेगा ब्रांच। आप जो ब्रांच चूज करोगे कंप्यूटर साइंस लेना पड़ेगा, वही होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर साइंस होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों ब्रांच से लेते हो तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट। सर अगर हम बीएससी लेंगे तो हमें कोई एंट्रेंस देना पड़ेगा? अभी क्या हो रहा है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बीएससी के लिए भी अपने खुद का एंट्रेंस कर लिए हैं। पहले क्या होता है कि मार्क बेसिस पे वो बीएससी का एग्जाम बीएससी को ले लेते थे, अब क्या होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने बीएससी का एग्जाम्स भी कंडक्ट करने लगे हैं। तो इसलिए अगर आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाना चाहोगे तो बीएससी का एग्जाम्स देना भी पड़ेगा, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, इसमें आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। कई कई जगह एंट्रेंस है, कई जगह नहीं है। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जेई क्रैक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जब इंजीनियरिंग लोगे तो आपको मैकेनिकल ब्रांच लेना पड़ेगा। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच होता है, उस ब्रांच को आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके 4 साल के बाद पढ़ाई करने के बाद आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो। नेक्स्ट Thank you, क्वेश्चन। सर हम्म सर कोर सब्जेक्ट ये क्या होता है?
आपका नाम बताइए पहले। सर मैं दिव्याश्री पंडा। ओके, कोर सब्जेक्ट मतलब जो इम्पोर्टेंट होता है। अभी जो बोल रहा है कि साइंस पढ़ रहे हो, कोर मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है, और आपका ऑप्शनल जो है बायोलॉजी या फिर वो होता है कोर सब्जेक्ट। द मोस्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है वो होता है कोर सब्जेक्ट, या फिर रिक्वायर्ड फील्ड जो होता है साइंस के लिए। जैसे मेडिकल के लिए कोर सब्जेक्ट क्या होगा? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इंजीनियरिंग के लिए कोर सब्जेक्ट होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। वो होता है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को कोर बोला जाता है। विदाउट दे डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड कोर। क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बताइए, नाम बताइए आपका। सौम्य सुधांशु। हाँ बताइए। सर अगर एक को यूपीएससी क्रैक करना है तो सबसे अच्छा मतलब क्या रोड क्या होगा, मतलब उससे कैसे तैयारी करना चाहिए 11 से? 11 से आप अभी के लिए क्या करना है कि अभी से आप अभी ऐसे अगर आप तैयारी करना है तो आप दूसरा सब्जेक्ट तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप जीके को अभी से तैयार कर सकते हो। जनरल नॉलेज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, यूपीएससी ज्यादातर जनरल नॉलेज ही पूछते हैं और इंग्लिश ही पूछते हैं। तो आप अभी से क्या कर सकते हो, 11 से अगर तैयारी करना चाहते हो तो जीके के ऊपर फोकस करिए और इंग्लिश राइटिंग के ऊपर फोकस करिए। कहीं एक दिन में, 2 दिन में, एवरी 2 days या फिर एवरी डे यू कैन राइट अ पीस ऑफ राइटिंग। 1 पेज का, 2 पेज का, कोई भी टॉपिक ले जाइए। जैसे आपका ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, ये सब टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके ले न्यूज़पेपर पढ़ोगे डेली, तो आपका डेली जो अपडेट हो जाएगा। जनरल नॉलेज आप अभी से स्ट्रॉन्ग करते जाओ, जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे किसी एक सब्जेक्ट लेके आप यूपीएससी के लिए तैयार कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट जनरल नॉलेज इंग्लिश होता है जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, तो वो आप अभी से तैयार कर सकते हो उसके लिए। सर जीके का मतलब कौन सा, मतलब जीके तो बहुत सारे होते हैं, मतलब अजीब अजीब देखो से देखो भी होते देखो, हैं। हाँ, सब सब आपको हर टाइप के जीके आपको करना पड़ेगा। इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ओके, इंडियन प्लेसेस के बारे में, इंपोर्टेंट प्लेसेस, हिस्टोरिकल जीके, एवरी नॉलेज, जनरल नॉलेज हर टाइप का, हर फील्ड का, स्पोर्ट्स में, ओके, ये सब चीजें आपको एक जीके का बहुत बड़ा बड़ा बुक आता है, वो आप प्रेफर कर सकते हो। पूरा उसमें हर फील्ड का आपका एवरी पॉइंट, एवरी फील्ड का जीके आपको याद रखना पड़ेगा। रिसर्च हो, स्पोर्ट्स हो जाए, ओके, ये सारे फील्ड का। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर मैं इंजीनियर बनना चाहूंगा तो सर मुझे +2 में बायोलॉजी लेना चाहिए ना सर, आईटी लेना चाहिए? अगर आपका सिर्फ इंजीनियरिंग फोकस्ड हो, आप मेडिकल के टोटली इंक्लाइंड नहीं हो, आप पूरा डिसाइड कर लियो कि मुझे इंजीनियरिंग ही लेना है, तो आप आईटी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो हो गया कंपलसरी, आईटी आप ऑप्शनल ले सकते हो। आईटी या फिर आईपी बोलते हैं उसे, सीबीएसई के उसका नाम आईपी होता है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर हो गया सबका? सर इंजीनियर के लिए आईआईटी करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, आईआईटी एक कॉलेज है, वो एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है, इसीलिए बच्चे वहां जाना चाहते हैं। इंजीनियरिंग तो हर कहीं बहुत सारे जगह पे है, वही सेम पढ़ाई, सेम करिकुलम, बस कॉलेज अच्छा है, कॉलेज नाम का है, पुराना है, इंडिया का रेप्यूटेड कॉलेज में आता है, इसीलिए आईआईटी है। ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग करने के लिए सिर्फ आईआईटी में करोगे। आईआईटी से करते हो आपका अपॉर्चुनिटी बड़ा होता है, आप अच्छी जगह जा सकते हो, एमएनसी जा सकते हो, पैकेज आपका हाई रहता है, आपको प्रेस्टीज मिलता है, ये इसीलिए आईआईटी बोलते हैं, आईआईटी जाते हैं, वो प्रेस्टिजियस होता है। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया सबका? सर अब और एक सीसीपी करेंगे। देखते हैं क्या होता है कि आपका तो अभी क्लास आगे गया है, देखते हैं, अगर होता है तो करना तो जरूर चाहेंगे। आज तो बच्चे बहुत ज्यादा मिस कर गए। फिर अब जब नेक्स्ट सेशन में आऊंगा, आशा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर होता है तो मैं, अगर होता है कहीं टाइम शेड्यूल होता है तो मैं जरूर आऊंगा, फिर आपको डिटेल में बताऊंगा। जब आप जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए क्या होगा, पूरा एक स्पेशल रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिर आईएएस की तैयारी के लिए क्या कर सकते हो, वो डिटेल में वहां पे समझाऊंगा। ओके ओके। यस सर। यस सर। सर बुक्स टू प्रिफर इन नीट। बुक्स टू प्रेफर, गुड क्वेश्चन। बुक्स टू प्रेफर, फिजिक्स में आप डीसी पांडे कर सकते हो। ओके, डीसी पांडे ऑथर का नाम होता है, आर्यहंत पब्लिकेशन। और बायोलॉजी के लिए कर सकते हो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, एमटीजी पब्लिकेशन। ओके, और एक होता है केमिस्ट्री का, आर्यहंत ऑब्जेक्टिव कर सकते हो।